देख रहे हैं noida-खबर.com। हमारी विशेष सीरीज नोएडा के अनमोल रत्न। आज की सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने शायर और उर्दू में लिखने वाले पीपी श्रीवास्तव जी। हम उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे और किस तरीके से उन्होंने उर्दू की सेवा की है उसके बारे में जानेंगे। मैं पीपी श्रीवास्तव रिंद जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने याद किया। और हम लोग तो भाई धान पान आदमी हैं और जिंदगी भर या तो नौकरी करी, बच्चे पाले, या मतलब साहित्य से जुड़े रहे। जितनी भी हो सका कलम से ये एक एक कदम, एक एक पल हम लोगों ने तरक्की करने की तरफ सोचा। ज़्यादा पढ़ो, अच्छे तरह अच्छा लिटरेचर पढ़ो और उसके बाद उसकी रोशनी में बहुत कुछ चला। हमसे पहले जो असाज़ा गुजरे हैं, जो उस्ताद लोग गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनतें की। अपने ज़माने में उन लोगों ने पूरी जिंदगियां कमा दी, चाहे वो मिर्ज़ा गालिब हो, चाहे वो मीर तकी मीर हो, इवन फिराक कि जिन्होंने फिराक गोरखपुरी ने हालांकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन एक एक पल उन्होंने साहित्य के लिए जिया। तो रोशनी आपको लेनी है। हम लोगों ने रोशनी ली, आगे चले, कुछ रास्ता अपना बनाया, कुछ पुराने रास्ते में चले, कहीं ठोकर खाई, कहीं नहीं ठोकर खाई, लेकिन ये कि कोशिश यही रही कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मुझे अपनी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपका बचपन बीता, थोड़ी सी और शिक्षा प्राप्त कैसे की, वो सब बताइए जी। देखिए, मेरी वैसे तो तारीख पैदाइश जी, जो जन्मपत्री के हिसाब से है जी, उसको हम उर्दू में कहते हैं जायके पैदाइश। वो 12 अक्टूबर 1931 जी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड जी, ये तारीख बदल गई। ये हो गई 15 जून 1933। अच्छा। अब ये कैसे हो गया फर्क? भाई इसके पीछे भी मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने और बोलने वालों ने एक पूरी कहानी बता दी। अच्छा। मेरे पिताजी पुलिस में कोतवाल थे और वो उलियानी एक जगह है जिला बदायूं में, वहाँ कोतवाल थे। अब वो मैं ज़रा बड़ा हो गया, मौलवी साहब घर में पढ़ाने के लिए आते थे। अब स्कूल में भर्ती कराने का सवाल पैदा। चुनाचे कोतवाल साहब तो जा नहीं सकते थे पढ़ाने के लिए, भर्ती कराने के लिए। चुनाचे मुझे एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और मेरा एक घरेलू नौकर राम सिंह, ये मुझे भर्ती कराने के लिए गए। अब वहाँ कोतवाल साहब का लड़का, अब किसकी हिम्मत हेडमास्टर की, हाँ साहब भर्ती अब वो रजिस्टर खोला गया, क्या नाम, बाप का नाम, ये वो। अब तारीख पैदाइश कब से खोल, तो मुंशी जकाउल्ला थे हेड कांस्टेबल, बड़े घिसे पिटे आदमी। उनसे पूछा कि दीवान जी क्या तारीख पैदाइश? तो कहने लगे, यार ऐसा करो, महीने की तो 20 की तारीख 15 और साल में 12 महीने होते हैं, तो 20 का महीना रख दो। तो दूर आ गया। तो कहने लगे कि यार जब 2 जोड़े दिए हैं
तीसरा भी जोड़ा कर दो, 1933 कर दो। अच्छा। तो ये तारीख पैदाइश 15 जून 1933, ये मेरी जगाउल्ला साहब हेड कांस्टेबल उन्होंने लिखी। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने भी बताई, भी बताई। लेकिन ये कि भाई अब जब मैं इस उम्र में हूँ, मैं अपनी दोनों तारीख पैदाइश लिखता हूँ। मेरी जितनी किताबें हैं जी, उनमें मैंने कहा कि छुपाने की जरूरत नहीं। मेरी असली तारीख पैदाइश क्या है? 12 अक्टूबर 1931। और सरकारी रिकॉर्ड में क्या है? 15 जून 1933। ठीक ठीक। तो इस तरह से मेरी पैदाइश जी और वो स्टार्ट हुआ। अब तालीम का सवाल है। पहले ज़माने में तालीम का जोर तो था, दिया जाता था, सब शरीफ लोग करते। तो वो ज़माना उर्दू का था, हाँ, फारसी का ज़माना था, मौलवी लोग पढ़ाने के लिए आते थे। चुनाचे ये हुआ कि मुझे भी मौलवी पढ़ाने के लिए आता था। उस रोज़ ऐसा हुआ कि कुछ थाने में कुछ लोग बाग आए, बदमाश टाइप के, उनकी पिटाई हो रही थी। मेरे पिताजी भी कोतवाल थे, उनको भी कभी कभी गुस्सा आता था, वो भी एक आध दो लोग मतलब मार देते थे। मुझे एकदम से पता नहीं, छोटा था, कैसे हुआ यार। मैंने कहा कि मेरे वालिद जो हैं तो बड़े दमदार आदमी, इतने आदमी सब उनके आगे पीछे और मार रहे लोगों को, और ये मौलवी जो है ना, ये आके मुझे मारता क्या है, वो यहाँ से बाल ऊपर खींचता था। मौलवी खुद तो खटोले पे आके लेट जाए, सो जाए, और मुझे नीचे टाट पे बिछाए, टाट पे बैठे हुए, तख्ती और मुद्दिका ये हुए। तुरंत क्या हुआ, मौलवी साहब ने मारा और मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा मैं बड़े बाप का लड़का। तुरंत मैं उठाया और मैंने 2 हाथ मारे। अच्छा, मौलवी साहब के, और तख्ती फेंक के मारी जो उनको लगी थी, और उसके बाद चलाया। और मौलवी साहब ने बहुत गाली दी, नौकर को बुलाया, ये हुआ वो हुआ ये। अब नतीजा ये हुआ उसका कि भैया अम्मा के पास खबर पहुंची, अम्मा ने बुलाया, डांटा फटकारा, ये किया। पंखे का, हाथ से पंखा चलता था, पंखे का जमाना था, पंखे से पिटाई करी। अच्छा। अब पंखे की पिटाई क्या है यार। रात को जब हमारे बादल वापस आए, खाना वाना खा के वो करके और खा लगा, ये बैठ गए। जब फारिग हो गए, सर्दियों का जमाना था, जब फारिग हो गए तो हमारी माँ ने कहा भाई आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया। अच्छा। मैं सो गया, रात को 10 बजे हो गए। वो जमाना 10 बजे रात, सर्दियों के दिन, छोटा सा कस्बा, आधी रात मानी जाती थी, सन्नाटा हो जाता था। चुनाचे हम सोते से जगाए गए और बुलाया तो फादर हमारे बहुत नाराज, कहा इसके सब कपड़े उतारो। अच्छा। और बुलाओ, हटकर उनको, दीवान जी को बुलाओ। ये बुलाए गए साहब। अब सर्दी के ज़माने में यार सारे कपड़े उतार दिए गए, घुटन, एक सिर्फ घुटंडा पहने हुए, और कहा इसको ले जाओ मौलवी साहब पास, और अगर मौलवी साहब से माफ़ कर दें तब तो लेके आना, वरना वही जंगल छोड़ देना। अच्छा। हमें ऐसा लौटा नहीं चाहिए। अच्छा। बदतमीज आदमी नहीं। चुनाव से वहाँ से चले, बाहर निकले, जल्दी से कंबल अंदर से आया,
मुझे कम्बल में लपेट दिया गया, लेके गए, लालटेन हाथ में, तो मतलब पुलिस कांस्टेबल ये लोग पहुंचे वहाँ। अब मौलवी साहब बड़ी मुश्किल से तो खटखटाने के बाद उतरे और अंदर ही से चिल्लाए, मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये अब मार उल्टी सीधी बात है। अब जगाउल्ला साहब जो हेड कांस्टेबल थे, उन्हें गुस्सा आया, कम पढ़े लिखे थे, तो बोले ओ मौलवी। अच्छा। पुलिस 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 के ढंग में कभी ओ मौलवी, तो निकल के आता ही नहीं आता, तोड़ देते हैं दरवाजे। अच्छा। और सब दरवाजे खोला, कल गए तो कुछ साहब भेजा है, उसको माफ कर दो। उन्होंने कहा हम नहीं करते। कहने का मौलवी के बच्चे, अभी तो तू नहीं कर रहा, और कल मैं तेरी थाने में बुला के और तेरी धुनाई करूँगा पहले। साले दिख नहीं रहा, इतना छोटा बच्चा है, और कहाँ पर है सर्दी में, और हम लेके आए। खैर वो बात कर आए, ले गए। दूसरे दिन ये हुआ, हमारे वाले ने कहा भाई यहाँ थाने में तो इसकी तरबियत नहीं हो पाई, ये ठीक तालीम नहीं पा पाया। चुनाचे उस नतीजे में मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, बच्चों को फतेहगढ़ जाके हम रहने वाले। अच्छा। वहाँ उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा। कहाँ के पढ़े गई है वहाँ, इसके ऊपर ये होनी आ रही थी। उसे पूछा, कहने के कि जो आदमी अपने मास्टर की, अपने मौलवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो बात की क्या इज्जत करेगा। ठीक बात, ठीक बात। चुनाचे भैया वहाँ से निकाल के फतेहगढ़ भेज दिए गए, थाने की शिकायत नहीं थी दोबारा, और उसके बाद आके अपने बारे में वहीं से मैंने मैट्रिक पास किया। अच्छा। फतेहगढ़ से गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक पास, यहाँ से इब्तदाई तालीम स्टार्ट हुई। उर्दू का जमाना, उर्दू पढ़ते थे। एक टीचर थे मौलवी गुलाम रसूल बस। अच्छा। वो उर्दू पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे यार, मैं तो जानता हूँ कि आजकल के प्रोफेसर इतने होशियार नहीं होंगे, इतने वो मौलवी। उन्हीं ने ये पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान मुकर्रर किया। तो यहाँ से भाई पढ़ाई स्टार्ट करी, ये ठोकर खाई, ये किया। सबसे ज्यादा डरते थे अपने बाप से, वालिद से। एक तो बहुत रिजर्व, दूसरा ये कि पिताजी से दूरी, 4-6 महीने 2-3 महीने में आते थे, वो रहते थे। तो यहाँ से तालीम स्टार्ट हुई और यही से भाई आगे बढ़े। अच्छा, जो आपने लिखने का काम शुरू किया, पहली बार कब लिखा और क्या लिखा? भाई देखिए ऐसा है ना, ये जवानी बड़ी खराब थी जी। और उस वक्त हमारे जमाने में तो जो लड़का थोड़ा सा पढ़ लिख गया, मैट्रिक पास कर लिया, तो या तो शायरी करने लगता था, या अफसाने लिखने लगता था, या बहुत उस जमाने में जासूसी नावलों का बड़ा शौक था। हाँ। देवकी नंदन खत्री और उर्दू में तो जासूसी नावल का एक जमाना रहा। चुनाचे वो एक शौक पैदा हुआ, तो जासूसी नावलों से पढ़ना स्टार्ट किया। उससे होते होते ये जब इंटर कर लिया, हाँ इस बीच में हमारे फादर की डेथ हो गई। अच्छा। अब मैं घर में सबसे बड़ा था। चुनाचे सब लड़के जा रहे थे नौकरी फॉर्म भरने के लिए। रेलवे सर्विस कमीशन का पहला इम्तिहान हुआ, पहली मरतबे 1951। अच्छा। और वो सर्विस कमीशन बम्बई में था। 4 आने का फॉर्म मिलता,
स्टेशन, सब लोग गए भैया, लड़के सब चाहते रहे, चारों ने फॉर्म दिया, भर दिया, रजिस्ट्री कर दी। डेट आई कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, तो आगरा सेंटर पड़ा। हम लोग फरखाबाद के रहने वाले, दूर है जगह। अब फिक्र यह था कि भाई कैसे जाएंगे, तो चला चाहिए 5, 7, 8 लड़के सबको कॉल आया था। तो हम भी तो कल गए, लड़का बहुत तेज था, कल गया चलते भाई रेल की नौकरी करने जा रहे हैं। पहुँच गए, एक्सप्रेस चलती थी 12:30 बजे रात को, सुबह 6:30 बजे आगरा फोटो उतारती। चला के वहाँ पहुँच गए, इम्तहान दिया। हाँ, स्टेशन पे टीटी उतरा, उन्होंने कहा चाचा सलाम। उनका हाँ बेटा बोलो। कल इधर वो रेलवे का इम्तहान हो रहा और हम लोग जा रहे। चाचा कहाँ बैठ जा, तो उनका पीछे डब्बे बैठ गया। अच्छा, फिर चले गए। अच्छा, और वही टीटी वापस आना था, तो वही टीटी फ्री लिया। अच्छा, घर से 4 और 4 8 पराठे और आलू का भरता, हरी मिर्च, ये लेके चले थे। सवेरे इसी नाश्ता हुआ, इसी से खाना हुआ, इसी से शाम का खाना हुआ। अच्छा, अब साहब कॉल लेटर आ गया अजमेर का। अजमेर पहुंचे, यार वो बीच का रास्ता बहुत लंबा है, कहानियाँ बहुत लंबी हैं। हाँ, तो अब वहाँ पहुंचे। आपने ये पूछा कि आपकी शायरी कैसे स्टार्ट? हाँ बिल्कुल, तो मैं उसी वजह से बता रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा अच्छा नया बाबू आया है, हाँ इसको रिसीट डिस्पेंस बैठा दो। अब वहाँ वो काम कर रहे थे और एक साहब कोई खरे साहब पीसी खरे, वो रिटायर हुए। हाँ, अभी मुझे 10 दिन नहीं हुए थे नौकरी के। हाँ, तो उनका पोर्शन जो था वो भी मेरे लिए रख दिया। लड़का है जो तो इसको को। तो वहाँ फंक्शन होते थे, रिटायर्ड जो आदमी होता था उसको दूल्हा बना के भेजते थे, घोड़ी पे बैठा के, बिल्कुल, गाजे बाजे के साथ। वो ले जाने के पहले कुछ फंक्शन था, सब लोग बोले। गंगा सिंह दरबार एक पंजाबी थे, बहुत अच्छा बोलते थे, तकरीर बहुत अच्छी थी। जब सब लोग बोल चुके तो कल भाई और कोई बोलना चाहता कुछ, पता नहीं उसे क्या सूझी। मैं उठ के खड़ा हो गया। हाँ आइए, आप कौन है? मैंने कहा साहब 17 तारीख का मेरा अपॉइंटमेंट है, 17 दिसंबर का, और 30 दिसंबर की रिटायर हो रही, 30 से 31। तो आप क्या बोलना चाहते? तो मैंने कहा साहब मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। कल कही है, उसमें हमारे मोहब्बत के सबसे बड़े अफसर वो भी मौजूद थे। तो मैंने तुकबंदी पढ़ दी। हो गया तू तो रिटायर है खरे, हो गया तू तो रिटायर है खरे, खरे तू तो निकला एक बना से हम मरे। अच्छा, हो गया तू तो रिटायर है खरे, तू तो निकला एक बना से हम मरे। और हमारे बड़े साहब जो थे बहुत खुश हुए। फंक्शन के बाद मुझे बुलाया, क्या परेशानी है भाई? तो साहब मैंने तो अभी 15 दिन में कुछ सीखा ही नहीं और मुझे जमा दिया था कर लेने। कहा गया इससे कम से कम काम लो, धीरे धीरे सिखाओ उसको। तो यहाँ से मैंने तुकबंदी स्टार्ट करी। अच्छा, और तुकबंदी ने काम कर दिया। बिल्कुल, तो कभी कभी मतलब हर आदमी तुकबंदी करता। तो उस जमाने में आपने आकाशवाणी के लिए काम किया और वो कैसे शुरू हुआ ये भी बताइए। हाँ
अब मैं शेर कहने लगा था। हाँ। उस्ताद हमारे थे सागर अजमेरी, उनके पास बैठ के चीखता था कि भाई क्या बहर होती है, क्या नजीब होता है, क्या काफिया होता है, कैसे शेर कहते हैं ये। और उन्होंने बताया भी भाई बीर पढ़ो, गालिब पढ़ो, इकबाल पढ़ो, ये करो वो करो। चुनाचे एक रोज ऐसा हुआ कि आकाशवाणी में के एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे मिस्टर एन.आर. टंडन, बहुत काबिल आदमी, ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने ड्रामे की कई किताबें भी लिखी। वो आए हुए थे, उन्होंने उनके ऑनर में कुछ लोगों ने एक मुशायरा रखा हुआ था, नशीद से। मैं होटल में खाना खाता था, रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद होटल पहुंचा, खाना खाया तो वहाँ बालू आए नशीद से। मैंने कहा चलो सुनते। वहाँ गए तो मैंने देखा नशीद करीब करीब खत्म हो रही है। अब मैं पहुंचा तो मैंने कहा भाई मैं भी पढ़ूंगा। जवानी का शौक था, पढ़ने की बहुत थी। गजल के एक मैदान था, खूब शेर कहते थे डट के। चुनाचे मैं वहाँ पहुंचा और उसके बाद मेरा नंबर आ गया। मैंने ये गजल पढ़ी, शायद कुछ शेर मुझे उसकी याद हो, याद नहीं करता। साए जुल्फ़े गिरागीर तुम्हें क्या मालूम, पड़ गई पाँव में जंजीर, तुम्हें क्या मालूम। एक गजल ये पढ़ी है, ये एक गजल और पढ़ी कि याद आएगा तभी बताऊंगा। बहुत पुरानी बातें हो, ये बात सन बाबर की होगी। अच्छा। अब वो पता नहीं है ना टंडन को मेरी कौन सी अदाब आ गई या कौन सा शेर में आ गया। तो वो जब सब विदा होने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि जरा आप रुक के जाइएगा। मुझसे पूछा क्या। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ आए हुए यूपी के रहने वाले। चुनाचे वो बाहर निकले, रेडियो स्टेशन गाड़ी थी, उन्होंने मुझे बैठा लिया और सरकटे हाउस ले आया। अच्छा। उससे कहने कुछ और सुनाओ। तो मेरे पास तो बहुत उस वक्त बड़ा लिखने का था, बहुत जो उल्टा सीधा आता था। यानी आपको ताज्जुब ये होगा, सन 1953 में जो ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हुआ, उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी थी, अच्छा, वो मैंने ही लिखी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो ख्वाजा गरीब नवाज का के ज़माने में के उर्स में जो मुशायरा होता था, उस मुशायरे की दाग बेल डालने वाले में उस मुशायरे को पहला मुशायरा अच्छा करवाने में उसमें हम सबसे आगे रहे। बहुत बढ़िया। सन 1900 से। अब भैया होता है, मुशायरे भी होते हैं, ये भी होते हैं। कोई पुरानी तो उस समय शायद रेडियो ने आपको कुछ हर महीने का कुछ फिक्स किया था? नहीं, हर महीने तो नहीं, लेकिन ये कि हर प्रोग्राम का मिलता था। उस वक्त अब मुझे याद है कि 30 रुपए का चेक मिला था मुझे। अच्छा। पहला चेक 30 रुपए का। और लेके वो चेक हम पूरे अपने डिपार्टमेंट में घूमे थे कि देखो रेडियो स्टेशन पे बैठ गया। तो ऐसे धीरे 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 पढ़ने लगे, लिखने लगे। फिर छपास हुई के बाद भी बहुत जगह भेजते रहे, किसी ने नहीं छपा। एक मैगजीन दिल्ली से निकलता था, शान हिंद, सरवर तौसीफ निकालते थे। उनको भी मैंने गजल एक भेजी थी, वो कहीं छप के आ गई। अच्छा। ये बात 54 या 55 की हो गई, 54। और भैया वो छपी क्या,
वो तो मैगजीन लेके मैं पूरे अजमेर शरीफ में, देखो मेरी गजल आई, देखो मेरी गजल। ऐसे लोगों ने सहारा भी दिया, प्रोत्साहन भी किया, और कुछ लोगों ने मुखालफत भी की। लेकिन ये कि भाई जिंदगी का सफ़र है, लंबा सफ़र है, बिल्कुल सफ़र करते रहे। अब इस वक्त मेरी देखो करीब 18-19 किताबें आ गई। आखिरी किताब उसी मंडे को मैंने बताया 400 पेजेस पे है। उस किताब का नाम है उतरती धूप की परछाइयाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये उम्र की धूप उतर रही है और इसकी परछाइयों में जो कुछ है वो उसकी 400 पेजेस पे है। अब आएगी, आप लोग सब लोग बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस उम्र के इस पड़ाव में और जो नई जनरेशन आ रही है, चाहे वो उर्दू लेखकों की है, चाहे हिंदी की है, साहित्यकारों की भीड़ है उसमें, और जो वैसे भी सामान्य जन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी को तनाव से मुक्त करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? भाई, नई जनरेशन से बहुत ज़्यादा मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए कि वो शॉर्टकट तलाश करते हैं। साहित्य शॉर्टकट का नाम नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना समझेंगे, जितनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, जितनी आपकी सोच बढ़ेगी, तब आप करेंगे। यानी आजकल का जो राइटर है, यंग राइटर, वो समझना नहीं चाहता, वो अपनी सोच थोपना चाहता है। लेकिन भाई, साहित्य एक लकीर का नाम है, उसके साथ साथ रेल की पटरी है। जरा सा आप चुके कि रेल ढेले हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन नए लिखने वाले इस बात का ख्याल नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि कम पढ़ते हैं, उनका जो अध्ययन है वो बहुत ही कम है। अध्ययन से ही आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है और आप अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। और तभी आप आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं। दूसरे ये कि लफ्ज़ कोई उनको अच्छा लगा, उन्होंने कानों में रख लिया उसको और का कहीं न कहीं प्रयोग कर दिया। अब कोई लफ्ज़ का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, क्या उसकी अप्रोप्रिएट जगह है, ये हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अब उस्तादी शागिर्दी का ज़माना नहीं रहा। उस्ताद कलम पकड़ पकड़ के एक एक रास्ता बताता था। यहाँ पर तुमने ये लिख दिया, ये गलत है, यहाँ पर मुज़क्कर को मुअन्नस कर दिया, यहाँ पर मतलब क्या आपके हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर दिया, कुछ वो कर दिया। कहाँ भगवान, कौन से अल्फाज वाहिद हैं, सिंगुलर है, कौन से अल्फाज, और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है? ठीक बात है। ये सब चीज़ें पढ़ने से आती है भाई, लिखने से आती है। अब आप ये देखिए, पिछले 20 साल में कोई अच्छा साहित्यकार, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो, कोई बशीर बद्र पैदा नहीं हो रहा। बिल्कुल। कोई फिराक पैदा नहीं हो रहा, कोई मखबूर सैदी पैदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? हर दौर में होता रहा। अब आगे आने वाले दौर में क्या होगा? आपको हिंदी से पूरी वाकफियत नहीं, आपको उर्दू से पूरी वाकफियत नहीं। बिल्कुल। तो मेरी नई तरफ से सिर्फ ये गुजारिश है कि भाई खूब पढ़ो। देखो, 3 चीज़ें बताई गई। एक लफ्ज़ मुताला, मुताला बने पढ़ाई लिखाई, आप जितना अध्ययन करें। तीसरा मश्क, आप जितनी मश्क करेंगे। तीसरी चीज़ है मशवरा, आप लोगों की भी तो राय लें। बिल्कुल। कि आपने क्या लिख दिया। ये हाल शायरी के साथ ही नहीं है, ये हाल
असरानिगारी में भी। यानी पिछले 30 साल में उर्दू में कोई शमशुर्रहमान फारूकी मतलब पैदा नहीं हो रहा, क्रिटिक कोई गोपीचंद नारायण पैदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको वाकफियत है। आइंदा आने वाली नस्लें क्या करेगी भाई, ये तो अब ज़माना ही बताएगा। हम लोग तो भाई पुराने लोग हैं, कागज़ कलम किताबें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एमए हो पीएचडी हो। देवकीनंदन खत्री कहाँ से पढ़े थे? ठीक बात। मिर्जा गालिब ने कौन से भी एमए उर्दू में किया? तुलसीदास ने कौन से? बिल्कुल। इवन इलिटरेट मीराबाई ने क्या किया? बहरहाल अब मैं नई नस्लों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, भाई मेहनत और मश्क और पढ़े जरूर। पिछले अरब में कहावत है, अगलों ने पिछलों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लिख दिया, और अगलों ने पिछलों के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। ठीक बात। अब चलते चलते एक बस लास्ट सवाल है कि नोएडा शहर के बारे में जो अच्छा लगे वो, और जो जरूरत आप महसूस करते हैं कि ये और होना चाहिए, क्या? भाई देखिए, जब हम नोएडा पे आए थे जी, वो 1991 का जमाना था। हाँ। क्योंकि रिटायर हुए थे यहाँ सहारा में, मैनेजर पर्सनल की पोस्ट निकली थी, मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस वक्त जो लोग यहाँ थे वो साइंस से बहुत जुड़े हुए थे। सभी रतन देलवी थे और बहुत सारे लोग थे। चुनाचे हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि नोएडा को एक कल्चर दिया जाए, क्योंकि नोएडा का कोई कल्चर नहीं था। बिल्कुल। यहाँ तो दूर उड़ती थी, छोटे छोटे गांव थे, ये थे, नोएडा आबाद हो रहा था, सेक्टर कट रहे थे, ये हो रहा। तो हम लोग ये चाहते थे कि लिटरेरी मैप पर नोएडा का नाम आए। फिर कुछ और सोच बढ़ी, तो एक वो सब याद होगा, वो मानव जी होते थे, विजय किशोर मानव। हाँ, वो जुड़े हमसे, वो जुड़े, तो ये एक नई चीज आई सामने। कोशिश यही की थी हम लोगों ने, और बहुत काफी कामयाब भी हुए थे। यहाँ पर जो मुशायरे, कवि सम्मेलन, जो वो प्रोग्राम हो चुके हैं, उस टक्कर के प्रोग्राम अब नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो नोएडा का कल्चर अब दोबारा, अब तो भाई सिविलाइज सिटी है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बिल्कुल, पैसे वालों की जगह है। हाँ। तो मैं दिल मेरा ये चाहता है कि नोएडा को एक कल्चर भी मिले। एक कल्चर कहना है भाई, अलीगढ़ कल्चर है, मेरठ कल्चर है, आपके पड़ोस में बिल्कुल, बुलंदशहर का अपना कल्चर है, बिल्कुल। तो नोएडा का भी एक कल्चर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने noidaKhabar.com से बात की और बहुत अच्छे संस्मरण हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, आपके सुनने वालों का। जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, सब लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ भाई, आपने। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे जाने माने उर्दू साहित्यकार और शायर पीपी श्रीवास्तव रिंद जी को, जिन्होंने इतना लंबा सफ़र 93 वर्ष के वो हो चुके हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि प्राप्त की है। नोएडा शहर के अनमोल रत्न की कड़ी में आज हमने उनसे चर्चा की और अगली कड़ी में हम किसी और के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे ऐसा कार्यक्रम। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार। विनोद शर्मा, धन्यवाद।